अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एसक्यूएल सर्वर के सेशन नंबर 3 को डिस्कशन करेंगे और इसके जो मेन टॉपिक्स हम डिस्कशन करेंगे वो कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसक्यूएल चेक कंस्ट्रेंट के ऊपर, सेकंड एसक्यूएल इंडेक्स के ऊपर, थर्ड पे हम एसक्यूएल डाटा इंटेग्रिटी के ऊपर, फोर्थ पे डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, फिफ्थ के ऊपर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ये बेसिकली जो हमारे टॉपिक्स हैं ये आज की डिस्कशन के लिए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे चेक कंस्ट्रेंट के ऊपर। द चेक कंस्ट्रेंट इनेबल अ कंडीशन टू चेक द वैल्यू बीइंग एंटर्ड इनटू अ समटाइम आप रिकॉर्ड एंटर करते हैं डेटाबेस के अंदर और आपको मैसेज भी कन्वे नहीं हो पाता कि आइदर वो डेटाबेस के अंदर एंटर हो चुका है या नहीं। वो जो आप फ्रंट एंड के ऊपर मैसेज लगाते हैं वो तो एक आपका अपना ट्राई कैच का लगा होता है। जरूरी नहीं है कि वो डाटा प्रॉपरली आपके डेटाबेस के अंदर एंटर भी हो जाए। If the condition evaluate to false, the record violates the constraint and is not entered into the table. अगर ये अपनी कंस्ट्रेंट के हवाले से ये चीज पूरी नहीं होती तो वो डेटाबेस के अंदर उसका डाटा एंटर नहीं होता। एग्जाम्पल इसकी देखें। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग एसक्यूएल क्रिएट अ न्यू टेबल कॉल्ड कस्टमर्स एंड ऐड 5 columns. Here we add a check with age column so that you cannot have any customer below 18 years old. आप यहाँ पे 18 साल से कम का स्टूडेंट जो है वो इनरोल हो ही नहीं सकता। अगर आपने 18 इयर्स का कर भी दिया तो उस चेक कंस्ट्रेंट के तहत ये चीज पॉसिबल नहीं होती। तो यहाँ पे आपने इसको बाकी सब ऐसे लिखेंगे, नॉट नल चेक फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी जगह पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं लेट्स सपोज और आपने उनमें से कई डिपार्टमेंट्स को जेंडर स्पेसिफिकेशन में रखा है, तो अगर उस डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करते हैं और आप फॉर एग्जांपल फीमेल हैं और वो जेंडर स्पेसिफिकेशन में मेल के लिए अलाउड है, तो वहाँ पे आप चेक लगा देते हैं कि चेक इज इक्वल टू मतलब जेंडर इज इक्वल टू मेल, तो सिर्फ मेल ही वहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सारी फील्ड्स हैं, इसी तरह से बहुत सारी फील्ड्स हैं जो ओनली फॉर फीमेल्स हैं, उनमें मेल अप्लाई नहीं हो सकते। इसी तरह से चेक कंस्ट्रेंट और देखें। अगर आप नादरा का ये कंप्यूटराइज नादरा कह रहा हूँ, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक सॉफ्टवेयर बनवा रहा है जिसके अंदर वोटिंग जो है वो कंप्यूटराइज होगी, आप लोगों ने सुना होगा बहुत ज़्यादा कि कंप्यूटराइज वोटिंग जो है होनी चाहिए यानी, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर कई शराइत होंगी, कई चेक्स लगे होंगे। जैसे कि फर्स्ट क्या चेक होगा, एज जो है वो ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए, द वोटर मस्ट हैव CNIC होना चाहिए। बात को समझ रहे हैं। तीसरा चेक क्या होना चाहिए कि उसका नाम वोटर लिस्ट में इंदराज होना चाहिए। नंबर 4, अब देखें बहुत गौर वाली बात है, एक सिंध का वोटर है, उसका नाम लिस्ट में भी इंदराज है, वो 18 साल से बड़ा भी है और उसके पास CNIC भी है, तो क्या उसको वोट डालने का अहल होना चाहिए? नहीं। क्यों? कि जब तक आप उस एरिए में एनरोल नहीं है, यानी अगर फॉर एग्जांपल लाहौर में वोटिंग हो रही है NA 122 के अंदर, तो NA 124 या NA 123 वाले जो रिहायशी हैं वो उसके अंदर वोट कास्ट नहीं कर सकते। इस तरह की रिस्ट्रिक्शन इंप्लीमेंट करना चेक कंस्ट्रेंट करना। अब इसकी तरह मैं आपको समझाने के लिए आप आ जाए मोबाइल सेक्टर में, ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में पहले अनलिमिटेड था, आप जितनी मर्जी सिम्स रख सकते थे। अब चेक कंस्ट्रेंट वहां पे लग गया कि एनी पर्सन कैन नॉट हैव मोर देन आई थिंक 5 सिम्स, तो वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कहीं से भी सिम्स हो तो वो आप जोंग पे जाएं, वारिद पे जाएं, तो वो फौरी तौर पे उनको पता चल जाता है कि इसके नाम पे पूरे पाकिस्तान में 5 सिम्स अलाउड हुई हैं, जो आपको 6 सिम्स अलाउड नहीं करने। इस तरह की कंडीशंस आपने अप्लाई करनी है, तो आप इसके अंदर चेक कंस्ट्रेंट रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ही वक्त में यूनिवर्सिटी का अगर आप बना रहे हैं तो बैक वक्त एक स्टूडेंट 2 कोर्सेज मतलब दो क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स कहते हैं, नहीं सब्जेक्ट्स नहीं कहेंगे, 2
कोर्सेज कहेंगे। अगर एक स्टूडेंट MIT में है तो वो उसी वक्त के अंदर लॉ के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते एट द सेम ईयर। एक साल के अंदर वो दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर इनरोल नहीं हो सकता। वो एक वक्त में एक यूनिवर्सिटी में एक जगह पे ही इनरोल हो सकता। ये नहीं हो सकता कि आपने, नहीं तो डिग्री कैंसिल हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल आप BZU के अंदर इनरोल हैं इन 2014 टू 2016 लेट्स सपोज, और आपने विर्चुअल यूनिवर्सिटी से भी एट द सेम ईयर 2014 टू 2016 आप वहां से भी कोई एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं, सेम ईयर सेम डिग्री विल कंफ्लिक्ट। इस तरह के तमाम कंस्ट्रेंट लगाना आपके लिए दैट वाज नोन एज द चेक कंस्ट्रेंट, और इसी का मकसद है। अब हम इसी चीज को इंप्लीमेंट करते हैं। लेट्स सपोज अच्छा, अब इसी तरह की कई और मसालें भी हो सकती हैं। एक पाकिस्तान में या इंडिया में भी कई ज़मानों में राशन कार्ड का सिस्टम होता है। उसमें राशन कार्ड में अगर वही कंप्यूटराइज बनाया जाए तो एक फैमिली को एक वक्त में इससे ज़्यादा अमाउंट मिलेगी। कई बैंक्स हैं, आपने वो सुना होगा, आ, उन बैंक्स में अकाउंट इस तरह से होता है, चेक कंस्ट्रेंट होती कि अगर आप 2 दफ़ा विड्रॉल करें, ये बिल्कुल इसको कहते हैं बेसिक अकाउंट्स, और वो बगैर पैसे से खुलते हैं। ये जो बेनजीर इनकम फंड, इनकम सपोर्ट फंड प्रोग्राम है जिसमें ये 2-2 हज़ार रुपये मुंतकिल किए जाते हैं, ये उनके अकाउंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब उनमें चेक लगा हुआ है कि वो उसमें उस अकाउंट में उन पैसों के अलावा जो कि हुकूमत हर महीने उनको सपोर्ट के लिए देती है, कोई और पैसे एंटर चेक कर लग गए। वो इसी तरह लगा हुआ है कि नो अमाउंट विल बी एंटर्ड मोर देन वंस, यानी एक दफा के बाद डिपॉजिट इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल देन वन। अब उसमें भी ये है कि आप वो अमाउंट 2 टाइम में निकाल सकते हैं, मतलब 2 ट्रांजेक्शन आर अलाउड। अगर आप तीसरी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसके ऊपर आपको 50 रुपीज चार्ज हो जाएंगे। कई ऐसे अकाउंट हैं बैंक के अंदर। तो उन सब के पीछे अगर आप यूजर आपसे इस तरह से कोई डिमांड कर रहा है तो उसके लिए आपने जो कंस्ट्रेंट लगाना है वो इसी तरह से। इस तरह के कई और कंस्ट्रेंट लग सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक मेल का बना रहे हैं, एम्प्लाई का बना रहे हैं, और आपने वहां पे कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है कि ये एम्प्लाई जो है ये 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एट द सेम टाइम काम नहीं कर सकता, तो उस वक्त आप चेक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं कि ये डिफरेंट काम नहीं कर सकता। इसी तरह से और भी कंस्ट्रेंट्स हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं ताकि वो इम्प्लीमेंट कैसे होंगे। कई इदारे ऐसे हैं जो अपने मुलाजमीन को एक दफ़ा चेकआउट करने के बाद उस दिन दोबारा चेक इन की सहूलत नहीं फ्राहम करते। मिसाल के तौर पर आप एक दफ़ा हसास जगहों से, हसास जैसे इदारे हैं, बैंक्स हैं या सिक्योरिटी इदारे हैं, वहाँ पे आप एक दफ़ा आए और आपने एक दफ़ा लॉग आउट कर लिया, लॉग इन हुए, लॉग आउट हुए, अब आप घर चले गए, ऑफिशियली आपकी ड्यूटी खत्म हो गई। अब आप किसी भी वजह से आप वापस बैंक में आके या वापस अपने ऑफिस में आके दोबारा अंगूठा लगा के आप एंटर नहीं हो सकते। कई दफा आप मूवीज के अंदर देखते हैं कि इस तरह से वो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो वो फौरी तौर पे अलार्म बज जाता है कि ये एक नॉन, मतलब इसका ये टाइमिंग नहीं है, ये एक आवर्स है, इस आवर्स में ये आ सकता है, ये अलाउड है, इस टाइम्स के बाद ये जो काम कर रहा है दैट वाज नॉट अलाउड, दैट थिंग वाज ओनली इम्प्लीमेंटेड विद द चेक कंस्ट्रेंट। क्योंकि एक कंस्ट्रेंट हमने देखा वो था नॉट नल का, उसका मतलब है खाली नहीं छोड़ा जाए। एक था जी यूनिक आईडी का, आईडी यूनिक होनी चाहिए, इस तरह चेक कंस्ट्रेंट है। हम इसको बनाते हैं, क्रिएट डेटाबेस बेस फॉर एग्जांपल MyDB, एग्जीक्यूट ऑलरेडी एग्जिस्ट, हाँ जी पहले से ही बना था, कॉलेज के नाम से देखें,
जी ओके, यूज कॉलेज। अब इसमें हम जो स्टूडेंट का बनाएंगे उसके अंदर हम ये रख रहे हैं कि एम्प्लॉई है, कस्टमर है, ठीक है, स्टूडेंट है। हम स्टूडेंट की टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। इसका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर इंटीजर, नॉट नल, नेम स्टूडेंट। अब हम कोशिश क्या करें कि नाम साथ में आ जाए, एन वेरिएबल करेक्टर। नॉट नल स्टूडेंट एज इंटीजर, नॉट नल। यहाँ पे मैं एक चेक लगाऊंगा, CHEC के चेक, एंड एज इज ग्रेटर देन इक्वल देन 18 ईयर्स। अब ये स्टूडेंट एज होना चाहिए, एज स्टूडेंट एज इज ग्रेटर देन इक्वल देन 18। स्टूडेंट एड्रेस, ये 100, और लेट्स सपोज सिटी, यहाँ हमने कॉमा मिस किया जिसके वजह से एरर आ रहा है। स्टूडेंट फोन बिग इंटीजर। तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। इसको एग्जीक्यूट कर दें, हम टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब इसमें डाटा इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, वैल्यूज पहले रोल नंबर जी 1, हावर, एंड एज इसकी फॉर एग्जांपल 19, एंड स्टूडेंट एड्रेस है फॉर एग्जांपल हाउस नंबर 17, शद्रा पिंड, शद्रा ही क्या, शद्रा दीपालपुर, हाउस नंबर 7, एंड इट्स ओके। स्टूडेंट एड्रेस हो गया, एंड आगे दीपालपुर, और इसका नंबर, फोन नंबर 7। You can see that the record is inserted. Select tariff from student. Record was added successfully. अब सिर्फ मैं यहाँ पे एक सेकंड स्टूडेंट का नाम डाल रहा हूँ और उसको मैं 16 के साल दे रहा हूँ, जो कि वायलेशन है हमारी चेक कंस्ट्रेंट की। अभी आप समय क्यूरी चली है, लेकिन अब कंस्ट्रेंट होने की वजह से यू कैन सी इट वेरी क्लियर। इसका एरर नंबर भी बहुत सारा है, 547 कंफ्लिक्टेड विद द चेक कंस्ट्रेंट। कि ये चेक कंस्ट्रेंट आपने जो लगाया हुआ है सी के अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर स्टूडेंट एज, इसके ऊपर आपका जो एरर है वो मेंशन हो रहा है कि कंफ्लिक्ट कर रहा है इन द डेटाबेस कॉलेज कॉलम लाइक दिस। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अगर एक दफा डेटाबेस के अंदर कंस्ट्रेंट्स लगा दें वो डेटाबेस एंटर होने ही नहीं देगा। कई चीजें आप फ्रंट एंड पे काम करते
और फ्रंट एंड के ऊपर जब आप काम करते हैं तो आपकी कोशिश होती है वहाँ पे कंस्ट्रेंट लगाने की। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स लिया और उसमें आपने नंबर डाला हुआ ताकि एज के अंदर ABC नाम, ये कंस्ट्रेंट आपके इंप्लीमेंट हो होंगे फ्रंट एंड। लेकिन जब आप नंबर की बात करते थे तो आप वहाँ पे कंस्ट्रेंट नहीं लगा पाते आप कि ये 1 2 से ज़्यादा होना चाहिए, एक भी ये डाल सकता है क्योंकि नंबर है। लेकिन हम यहाँ डेटाबेस के अंदर चेक कंस्ट्रेंट को लगा सकते हैं, तो 16 साल का हो या मतलब जितने ही हम उसको अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। और ये चेक कंस्ट्रेंट एक से ज्यादा कॉलम्स पर भी लग सकते हैं, ये नहीं है कि वो एक ही कॉलम पे लगेंगे, मोर देन 1 कॉलम्स पर आप मुख्तलिफ किस्म के कंस्ट्रेंट। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपकी जॉब हो जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उस डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया जा रहा है, तो डेटाबेस के अंदर इस तरह की कंस्ट्रेंट्स लग सकती हैं कि आप 18 साल से ऊपर के हों, आपका NIC होना चाहिए, आपका और क्या होना चाहिए, आपका वोटर लिस्ट में इंदराज होना चाहिए, आपका उस जगह के ऊपर जो है वो अगर अब अगर देखें कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा आप 18 साल से ऊपर हैं, आपके पास शनाख्ती कार्ड भी है, आपके पास वोटर लिस्ट में इंदराज भी है, लेकिन आप वो नहीं हैं। यानी कोई शख्स आपका NIC लेके पहुंच गया या बुरके के नीचे खातून पहुंच गई और NIC है, मैं धांधली के हवाले से कर रहा हूँ, तो देयर इज ओनली वन चांस कि आपका अंगूठा जो है दैट विल बी वेरीफाइड। तो चेक कंस्ट्रेंट के ऊपर आपका थंब इंप्रेशन विल बी वेरीफाइड बाय द नादरा। ये तरीका होगा कि कंप्यूटर के ऊपर जब आप स्कैन करेंगे अपने अंगूठे को तो नादरा से उसकी वेरिफिकेशन होगी। अगर नादरा से उसकी वेरिफिकेशन नहीं होती तो बेशक आपके पास ये सारी कंस्ट्रेंट मौजूद है। चेक कंस्ट्रेंट, चेक का मतलब है कि हर एक चीज के ऊपर आपने चेक रखा। आई होप कि ये चीज आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गई। आपके जितने भी कंस्ट्रेंट लगे, जैसे इस तरह हमने जेंडर के अंदर कंस्ट्रेंट लगाया कि जेंडर जो है वो फीमेल इज नॉट अलाउड, तो उस केस के अंदर जैसे ही हम इसको फीमेल देंगे द रिकॉर्ड विल नॉट बी देयर। अब ये देखिएगा कि इसके अंदर एक कंस्ट्रेंट पूरा है, 26 एज पूरा है, लेकिन चेक कंस्ट्रेंट ऑन स्टूडेंट जेंडर नहीं पूरा है क्योंकि वो फीमेल है, तो रिकॉर्ड विल नॉट एंटर। अभी आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक रिकॉर्ड मेल वाला एंटर है, अगर आप चाह के भी कोशिश कर लें तो वो फीमेल वाला रिकॉर्ड एंटर नहीं होता। अब हम अपनी प्रेजेंटेशन के अगले मरले में चलते हैं। आई होप कि ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये जो पार्ट आता है ये आल्टर का होता है। इंशाल्लाह हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम आल्टर के ऊपर भी गौर करेंगे। लेकिन अगर आपने इस तरह करना हो, इफ कस्टमर टेबल हैज ऑलरेडी बीन जनरेटेड created and you add to the check constraint to age column, you would write a statement similar to the following: modify age integer, not null check constraint. Or you can also use following syntax which support naming the constraint multiple column as well. आप उनको multiple columns के साथ दे सकते हैं। Drop a check constraint, आप उसको drop कर सकते हैं alter table customer और drop constraint my check constraint। अब आता है इंडेक्सिंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडेक्सिंग क्या होती है तो द इंडेक्स इज यूज्ड टू क्रिएट एंड रिट्राइव डाटा फ्रॉम द डेटाबेस वेरी क्विकली। इसका मतलब ये होता है कि आपने इंडेक्सिंग करनी है। अगर आप देखें लाइब्रेरी में आप जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने इंडेक्सिंग किस तरह से की है, तो या तो आप बुक का नंबर से उनको इंडेक्स कर रहे हैं या बुक के टाइप से, जैसे कि इंग्लिश है, लिटरेचर है, कंप्यूटर है, तो उन्होंने उसके हिसाब से तरतीब दिया हुआ है, या ऑथर के नाम से तरतीब दिया हुआ है। अगर आप डिफरेंट इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो इसका मकसद सॉर्टिंग करने में और रिट्राइव करने में आसानी है। इंडेक्स कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग सिंगल और ग्रुप ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल। When index is created, it is assigned a row ID for each row before it sorts out the data. Proper indexes are good for performance in large databases, but you need to be careful with creating index.
अगर बहुत बड़े आपके डेटाबेसेस हैं उस वक्त ये आपका इंडेक्स बहुत आपके लिए हेल्पफुल होता है, लेकिन इसको बनाते हुए बहुत गौर करने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके लिए हर दफ़ा डाटा रिट्राइव करना, क्योंकि जिस तरह डाटा बढ़ता जाएगा आपके लिए इंडेक्सिंग टाइम कंज्यूमिंग है। सिलेक्शन ऑफ फील्ड डिपेंड ऑन व्हाट यू आर यूजिंग इन योर एसक्यूएल क्वेरीज। आपको देखने के लिए फॉर एग्जांपल यू कैन सी दैट वी हैव अ कस्टमर टेबल, id integer not null, name variable character not null, age integer not null, address character 25 and salary decimal 18 और 2। इसके अंदर हमने कोई इंडेक्सिंग नहीं की, हमने एक प्राइमरी की लगाई हुई आईडी के ऊपर और देन वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। अगर फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट का बनाया हुआ, सेल का बनाया हुआ, आप एक सेल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, उसमें आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, आपके पास बेतहाशा प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, आपके पास कस्टमर्स बहुत सारे डिफरेंट हो सकते हैं। अब आपने इंडेक्सिंग से मिला दें कि आपने डाटा को रिट्राइव करना है। अगर आप वेबसाइट के ऊपर बैठे हुए हैं, डाटा और ज़्यादा स्लो आपके लिए, वहाँ पर तो स्पीड का ही सबसे बड़ा मैयर आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डाटाबेस जो आप बना रहे हैं वो वेबसाइट के ऊपर यूज होना है या आपके लोकल के ऊपर होना है, उसकी परफॉर्मेंस अपनी तौर पर जितनी टाइम कंज्यूमिंग करनी है वो सेम की सेम है। अगर आप इस तरह से चलें, नाउ यू कैन क्रिएट इंडेक्स ऑन सिंगल और मल्टीपल। क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम, कॉलम 1 कॉलम 2, आप दोनों कॉलम्स के ऊपर जो भी है वो रख सकते हैं। To create an index on age column to optimize the search on customer for a particular age, following is the SQL syntax. Create index, इंडेक्स के बाद फिर आपने जो एज है idx अंडरस्कोर एज ऑन कस्टमर्स एज, तो आप इसको कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास मौजूद है तो हम यहाँ पे लगाते हैं क्रिएट इंडेक्स, idx में दे रहा हूँ और एज किस पे लगाना है आपने, ऑन कस्टमर। मैं स्टूडेंट पे लगा रहा हूँ, ऑन स्टूडेंट, और स्टूडेंट की कौन से वाले पार्ट पे, जैसे फॉर एग्जांपल एज के ऊपर लगा रहा हूँ, तो मैंने कौन सा दिया हुआ है, स्टूडेंट एज है ना, स्टूडेंट अंडरस्कोर एज। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब थोड़ा सा रिकॉर्ड एंटर कर लेते हैं इसमें। सात 28। अब मैं इसको चला रहा हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, यू कैन सी दैट कि उसने एज जो है इंडेक्सिंग आपकी इस तरह से करके रखी हुई। लेट्स सपोज हम यहाँ पे सिटी के साथ दे देते हैं। अच्छा, पहले ही वो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुका हुआ है तो उसको पहले ड्रॉप कर लें ताकि दोबारा लगा सकें। तो ड्रॉप एन इंडेक्स, टू ड्रॉप एन कंस्ट्रेंट, अल्टर टेबल कस्टमर और ड्रॉप अल्टर टेबल कस्टमर्स स्टूडेंट ड्रॉप idx age। इंडेक्स, ड्रॉप इंडेक्स।
जॉब इंडेक्स। इसको देखते हैं क्योंकि एसक्यूएल सर्वर और इसका थोड़ा सा फर्क है इंडेक्स को ड्रॉप करने का। चलिए नेक्स्ट हम बात करना चाह रहे हैं डेटा इंटेग्रिटी के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है, द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द डेटा इंटेग्रिटी एग्जिस्ट विद ईच आरडीबीएमएस। पहली है जी एंटिटी इंटेग्रिटी, देयर आर नो डुप्लीकेट रोज इन अ टेबल। इसका मतलब ये कि एक पूरी रो के अंदर, जैसे अभी आप देखेंगे मैंने ये डाटा इंसर्ट किया, तो अभी हम अल्टर नहीं करते, यू कैन सी जस्ट आप देख रहे हैं कि नीचे जो 4 टेबल हैं, 4 सेम 4 इंट्रियां होती हैं। इसका मतलब है कि ये डाटा जो है इसके अंदर एंटिटी इंटेग्रिटी नहीं है। ये जितने आप देखते हैं ना, ये हमला हुआ, आपकी क्रैश कर गई वेबसाइट, ये जितने वायरसेस होते हैं, हैकर्स होते हैं, वो इसी तरह से एक स्क्रिप्ट चला देते हैं, आपका डेटाबेस 2 सेकंड में भर जाता है। वो क्या करते हैं कि आपकी डाटा इंटेग्रिटी के ऊपर हमला करते हैं एंटिटी की। अगर आपका सही तरह से एंटिटी नहीं लगी हुई तो वो एक जैसा ही डाटे को बार बार कॉपी करते हैं। जब जब वो डाटा कॉपी होता है तो ऑब्वियसली वो आपका जो डाटाबेस है वो क्रैश करता है। दूसरी है डोमेन इंटेग्रिटी, enforce valid entries for a given column by restricting the type, the format or the range of value। और दूसरा ये है कि आपको फोर्स करना, जैसे इंटीजर आपने लिया है तो उसके अंदर सिर्फ नंबर्स ही आ सके, वेक्टर ना आ सके। इस तरह फॉर्मेट, जिस तरह खास अंदाज में आपको मोबाइल नंबर है, खास तौर पे आपका CNIC नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, एक खास तरीके से ऐड अप होता है और उन्होंने रखे होते हैं। गाड़ियों के नंबर के लिए खास तरीके से कि पहले वो कैप लेटर्स आएंगे, देन उसका ये होगा। इस तरह की कुछ खास फॉर्मेट्स हैं उसको अप्लाई करने के लिए। और रेंज ऑफ वैल्यूज, अगर फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट का एडमिशन लेना है तो उसके लिए एज का भी तयन होता है, 18 से लेके फॉर एग्जांपल 50 साल तक। आपने कई दफ़ा देखा होगा कि कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे जॉब की रिक्वायरमेंट आती है तो उसमें लोअर लिमिट भी दी होती है एंड हायर लिमिट भी दी होती है कि 30 साल के बाद जो है गवर्नमेंट सेक्टर में वुमेन जॉब अवेलेबल नहीं होता। तो इस तरह की चीज़ें वो डोमेन इंटेग्रिटी कहलाती है। डाटा इंटेग्रिटी के अंदर फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द डाटा के अंदर एक और चीज़ है जिसको हम रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कहते हैं। rows cannot be deleted which are used by other records। यानी लेट्स सपोज आप एक ऐसा रो के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें डाटा जो है किसी और से इस्तेमाल होता हुआ, तो जब तक आप पहले उसको वहां से डिलीट नहीं करेंगे आप इसको यहाँ से फाइल नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट है तो टीचर उसके साथ है, तो आप वो उस तब तक डिलीट नहीं कर सकते जब तक आप पहले टीचर को फाइल नहीं करते उसकी टेबल से, तो फिर वो यहाँ से डाटा जो है वो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड इंटेग्रिटी enforces some specific business rules that do not fall into entity, domain और referential integrity। हर बिजनेसमैन के कुछ अपने कवानीन भी होते हैं ताकि बिजनेस उसको लॉजिक कहा जाता है, तो वो जरूरी नहीं होता कि वो डोमेन के अंदर लाई कर रहे हो, एंटिटी के अंदर लाई कर रहे हो या रेफरेंशियल के अंदर लाई कर रहे हो, तो उनको फिर इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास यूजर डिफाइंड इंटेग्रिटी के साथ मौजूद है। अब आते हैं जी नॉर्मलाइजेशन। इसके ऊपर लास्ट टाइम तक हमने बैच छोड़ी थी, इसलिए मैं प्रैक्टिकल और साथ में आपके साथ पूरी लेके चल रहा हूँ। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के अंदर इज द प्रोसेस ऑफ एंटिटी ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन द डेटाबेस, एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजिंग द डेटाबेस। देयर आर 2 रीजंस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। पहली क्या जी, एलिमिनेटिंग रिडंडेंट डाटा। ये जो अभी मैंने आपके सामने एंटर किया था कि बार बार मैंने इसको किया तो 4 बकास एक जैसा, रिडंडेंट बार बार एक जैसा डाटा। फॉर एग्जाम्पल स्टोरिंग द सेम डाटा इन मोर देन वन टेबल। और फिर एक और भी चीज़ है कि एक जगह पे भी वही टेबल डाटा स्टोर कर रहा हूँ और दूसरी जगह पे भी मैं स्टोर कर रहा हूँ। लेट्स सपोज, बहुत सिंपल सी बात, अगर मैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट का बना रहा हूँ तो स्टूडेंट जब इन्वॉल्वमेंट देता है तो उसका सारा डाटा मेरे पास एक फाइल के सोर्स में नहीं होगा, इसका नाम क्या है, हमें कोई रजिस्ट्रेशन नंबर दे। अब उस
ये MIT क्लास है, प्रमोट हो रही है, इसका टीचर ये पढ़ाने आ रहा है, तो इसमें कौन कौन से स्टूडेंट पढ़ेंगे? तो सिर्फ रोल नंबर देने से मुझे उसका तमाम का तमाम डाटा ट्राई कर लो। तो यहाँ पे आपका रोल नंबर दिया हुआ है और जस्ट आपका नेम दिया, मुझे आपके फादर का नेम, CNIC, आपका एड्रेस, फोन नंबर, इन सब चीज़ों की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बट आई कैन एक्सेस देम विद द अदर। अगर मैं हर चीज़ को बार बार लिखूंगा तो ऑब्वियसली गलती के चांसेस ज़्यादा है। मैं यानी इस जगह पे ये भी लिखूँ आपका नाम, आपके फादर का नेम, आपका CNIC नंबर, घर का एड्रेस, फोन नंबर, जब एक डाटे को बार बार लिखा जाता है तो उससे क्या होता है कि जो है चांसेस कि वो गलत भी हो सकता है। आप इस सारी चीज़ की वजह से उसको हम प्रॉब्लमेटिक सूरत में शिकार हो जाते हैं। दूसरा ये इंश्योरिंग डाटा डिपेंडेंसी मेक सेंस, आप एक दूसरे के ऊपर जो डाटा की डिपेंडेंसी है उसकी समझ भी हमें आनी। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के अंदर बोथ ऑफ दीज आर वर्क goals as the reduce the amount of space a database consumes and ensure the data is logically stored। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि डाटा आपके पास से डेटाबेस का कोई फायदा नहीं। बेसिकली डेटाबेस कुछ भी अचीव नहीं कर रहा, वही पटवारी वाला सिस्टम, आपने एक जगह जाके फॉर्म भरा, फिर दूसरी जगह फॉर्म भरा, फिर तीसरी जगह फॉर्म भरा, तीनों जगह पे आपने सेम नाम लिखा, सेम काम किया, सेम चीजें परफॉर्म की, दैट वाज डाटा रिडंडेंसी। अगर आपने डेटाबेस और फिर उसे कागजात भी ज़ाया होते थे, एक ही काम परफॉर्म हो रहा है बार बार एक ही जगह पे हो रहा है। आप कभी अदालतों में, कभी किसी सरकारी महकमों में जाएं, हर जगह सबसे पहले पूछेगा आपका नाम, बाप का नाम, मोबाइल नंबर, हर एक यही पूछ रहा होता है। जब आपने एक जगह डाटा ले लिया है तो देन आप उसको, जाहिर सी बात है कि उनके लिए तो जिस काउंटर पे आप आए हैं वो तो एक मैनुअल सिस्टम है, उनके पास तो ऐसी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन आपने गौर किया होगा कि जब वहाँ पे आप कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में जाते हैं, जैसे कि बैंक्स के अंदर है जहाँ पे कंप्यूटर है, या नादरा में है, वो आपसे इस आपसे NIC पूछते हैं या अकाउंट नंबर पूछते हैं, तो या आप जैसे कॉल सेंटर में फ़ोन करते हैं, वो आपका जैसे ही जहाँ से आप कॉल कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली दे हैव द स्क्रीन वेयर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन वाज डिस्प्लेड। वो आपको फौरन बता देते हैं कि आप कौन बात कर रहे हैं, आपकी उनकी डेटा इंफॉर्मेशन वाज देयर। Normalization consists of a series of guidelines that help guide you in creating a good database structure। अगर आपका database normalize नहीं है तो ये is a problem। Normalization guidelines are divided into normal forms। Think of form as the format or the way the database structure is laid out। आप सबसे पहले database normalization के अंदर aim of the normal form is to organize the database structure so that it complies with the rules of first normal form, then second normal form, and finally third normal form। तीन तरह की हमारे पास नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, और थर्ड वाली उस वक्त तक इंप्लीमेंट नहीं होती जब तक कि फर्स्ट और सेकंड बोथ वाज नॉट इंप्लीमेंट। इस ये सीक्वेंस था। अच्छा, अब इफ योर चॉइस टू अच्छा ये भी जरूरी है, हाँ, ये आपकी डिपेंड करता है आपके डेटाबेस की जरूरत के ऊपर कि आप तीनों नॉर्मल फॉर्म लगाते हैं या दो लगाते हैं, क्योंकि इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ इसके नुकसान है। एक यू चॉइस योर चॉइस टू टेक इच अदर एंड गो टू द फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म एंड सो ऑन, बट जनरली स्पीकिंग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इज इनफ। आपके लिए तीन इनफ जो नॉर्मलाइजेशन हैं वो काफ़ी हैं, बाकी सारी जो हैं वो आपके लिए उल्टा बर्डन बनते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को हम 1NF कहते हैं, फिर 2NF एंड 3NF, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को देखते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1NF सेट्स द वेरी बेसिक रूल फॉर एन ऑर्गेनाइज्ड डाटा। इसका पहला रूल क्या? डिफाइन द डाटा आइटम्स required because they become the column in a table, place related data item in a table। यानी आपने अगर सिटी का लिया है तो उसके अंदर सिर्फ लाहौर, कराची, इस तरह की सिटी नेम्स आनी चाहिए, कोई और वैल्यू वहां पे इंसर्ट नहीं होनी चाहिए, रिलेटेड डाटा विल बी देयर। इंश्योर दैट देयर आर नो रिपीटिंग ग्रुप ऑफ डाटा। इसका मतलब है कि एक से ज्यादा आपका जो डाटा है वो रिपीट ना कर। इंश्योर दैट देयर इज अ प्राइमरी की, और ये भी इंश्योर करना चाहिए कि वहां पे एक प्राइमरी की लगी हो ताकि वो इस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है कि एक जैसा रिपीटिंग ग्रुप क्या था। ये अगर आप ये देखिए तो ये रिपीटिंग ग्रुप बन रहा है,
4 विकास 4 विकास 4 विकास 4 विकास। अगर हमने इसके ऊपर प्राइमरी की लगाई होती तो आपको भी अच्छी तरह अंदाजा है कि वो 4 विकास को पत्थर नहीं एंटर करने देते, ऐसा ही है ना। तो वो रिपीटिंग ग्रुप को रोकता है। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को देखिए। फर्स्ट रूल क्या है? यू मस्ट डिफाइन द डाटा आइटम्स। हर डाटे के आपको आइटम जो है वो डिफाइन करने हैं। यानी एज है तो इंटीजर, नेम है तो वेरिएबल कैरेक्टर, डेट ऑफ बर्थ है तो डेट, टाइम लॉगिन है तो वो टाइम, सच करना। This means looking at the data to be stored, organizing the data into columns, defining the type of the data each column contains, and finally putting related column into their own table. पहले आपने डिसाइड करना होगा कि मैं टेबल क्या बना रहे हैं। फॉर स्टूडेंट की बना रहे हैं। अब स्टूडेंट के अंदर आप कस्टमर आईडी नहीं डाल सकते, कस्टमर का नेम नहीं डाल सकते, यानी आपने ये नहीं कर सकते कि दो टेबल्स आपने बनाई हुई हैं स्टूडेंट और कस्टमर की, तो उसके अंदर स्टूडेंट में कस्टमर का डाटा डाल दें, कस्टमर में स्टूडेंट का डाटा डाल दें, ऐसा नहीं हो सकता। हर टेबल अलग अलग बनेगी, फिर उसके कॉलम आइडेंटिफाई होंगे कि इसमें मुझे क्या चाहिए, और फिर उनकी डाटा टाइप डिसाइडेड होगी। For example, you put all the column relating to location of meeting in the location table, those relating to the members in the member detail table, and so on. First normal form के अंदर जो second rule है, at the next step is ensuring that there are no repeating group of data. जो no repeating group of data से क्या मुराद है? Consider we have the following table. अब जरा एक टेबल को देखिएगा, you can see it very well. ID integer not null, name variable character not null, age integer not null, address character 25, it can be a null, orders variable character 155. You can see that. So if we populate this table for a single customer having multiple orders, then it should be something like that. अगर एक आदमी आप है तो साल है तो वो क्या वो ऑर्डर ठीक है, डिफरेंट चीजें ले सकते हैं, नहीं ले सकते, नहीं सकते। उसकी एज तो तब्दील नहीं होगी, नाम तब्दील नहीं होगा, उसकी आईडी तब्दील नहीं होगी, उसका एड्रेस भी नहीं बदलेगा। तब्दील क्या हो रहा है? सिर्फ ऑर्डर। आप हाइपर स्टॉक पे जाएंगे, आप तसव्वुर करें कि आपने 100 चीजें ले ली, टूथब्रश से लेके घर के सामान, अमूमन लोगों की ट्रॉलियां भरी होती हैं। आप उसी तराजू में सोचते हैं कि अगर इस तरह का कोई डेटाबेस बनाऊंगा, 500 इतनी लंबी लिस्ट है, कुछ लोग ज़्यादा, और फिर आपने हर 2 हफ्ते बाद शॉपिंग करनी है, तो इस तरह से डेटा जो इंसर्ट होगा, तो आपके ख्याल में ये कोई वैल्यू नहीं जगह दिया था, मेमोरी में जगह दे रहे हैं, मेमोरी में जगह दे रहे हैं, हालांकि तब्दीली क्या है सिर्फ, लेकिन इस सूरत के अंदर हमें बार बार लिखना भी पड़ा, एंटर भी करना पड़ा, और कंप्यूटर मेमोरी भी जगह चाहिए, रिपीटिंग ग्रुप्स। ये जब आपने डेटाबेस देखा तो डेटाबेस बना के आपने ये सोचना है, कागज पे सोचना है कि ये मैं जो डेटाबेस बनाने जा रहा हूँ इसमें कोई रिपीटिंग एंट्रीज तो नहीं आ रही कि मैं एक ही काम बार बार लिखता जा रहा हूँ। अब इसको कैसे करना है? बट एज पर 1NF वी नीड टू इंश्योर दैट देयर आर नो रिपीटिंग ग्रुप्स। अब ये रिपीटिंग हो रहे थे, पूरी टेबल पूरा का पूरा रो रिपीट नहीं हो रही थी, मेक इट श्योर पूरी की पूरी, आखिर में ऑर्डर तब्दील था, पूरी की पूरी रो रिपीट नहीं हो रही थी, ग्रुप रिपीट हो रहे थे। आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं। लेट्स सपोज मैं एक मैट्रिमोनियल की साइट बना, आई एम अ मेल एंड आई एम लुकिंग फॉर अ फीमेल। तो अगर आप शादी की साइट बना रहे हैं और आपने अपने कुछ कंस्ट्रेंट बताए हैं, चेक बताए हैं कि ये तो आपने सेट कंस्ट्रेंट बना, लेकिन क्या हर एक के साथ आप जो लेके आए हैं वो साथ में आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी ये वो कंटिन्यूस हुआ है, और उधर से भी वही कस्टमर का इशारा होता है। अब अगर आपने इतना भी रिपीटिंग को किया है तो उसमें आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सी जो एलिमेंट्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं।
ज्वाइन देम यूजिंग की एज फॉलो। तो अब हम उस टेबल को, जो भी आपने देखा कस्टमर टेबल में, इसको हिस्सों में तकसीम करते हैं, 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। आप ऐसा करें कि एक टेबल में आप अलग से फिल करें, आईडी, नेम, एज, एड्रेस, फैमिली यूज को लगाना, ऑर्डर मैंने यहाँ से डाली है, इसके अंदर सिर्फ एक दफा यूजर का नाम एंटर होगा। समझ रहे हैं बात को? पहले आपने रिपीटिंग ग्रुप फाइंड आउट कर लिए, मैंने फाइंड आउट किया कि जी आईडी, नेम, एज, एड्रेस जो था ये बार बार रिपीट हो रहा था, उसको निकालने एक अलग से टेबल बनाना। इसी तरह से आपकी दूसरी टेबल बनेगी, आपके पास तो डाटा जो है वो इस तरह से एक दफा रिकॉर्ड में एंटर होगा 136 प्लस। आपको चाहिए उसी फॉर्मेट में, कस्टमर वाला जो पहला आपने फॉर्म देखा, लेकिन वो बनेगा कैसे? दूसरी टेबल बनेगी आपकी ऑर्डर टेबल की। वो क्या होगा? उसमें 2 चीजें होंगी, आईडी इंटीजर नॉट नल, कस्टमर आईडी इंटीजर नॉट नल। यहाँ पे हम उसका वो देंगे और ऑर्डर देंगे। अब ऑर्डर नंबर है, आईडी कौन सी, ऑर्डर एक अपने एक ऑर्डर, उसके बाद हम कस्टमर आईडी के साथ ये अब इसकी कौन की बन गई, ये जो यहाँ पे हमने लिया है ये कौन की ऑफ द प्राइमरी की ऑफ द कस्टमर टेबल, तो आपस में दोनों यूनाइट हो जाएंगे। ऑर्डर है जी इसका वेरिएबल कैरेक्टर। तो देन जब आप इसको चला के देखेंगे तो देन यू कैन सी 10, 11, 12 वो सारा डाटा उसी तरह से डिस्प्ले होगा, 100, 100, 100, और उसके अंदर ऑर्डर्स। अब देखें कस्टमर आईडी सिर्फ सेम रखी जा रही है। जब आप इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को चला के देखेंगे तो थर्ड रूल जो है इसका वो ये है, द फाइनल रूल ऑफ द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, क्रिएट अ प्राइमरी की फॉर ईच टेबल विच वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड। और दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर। लेकिन हम उसी तरह से इसके अंदर जैसे जैसे आगे फर्दर चलेंगे हम इसको देख सकेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड